आज पढ़ेगा तो कल डॉक्टर बन जाएगा, आज नहीं पढ़ेगा तो कल ठेला ज़रूर लगाएगा मेरी जान। तो कैसा लगा डायलॉग बताइए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? एकदम एनर्जेटिक। तो कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपनी सहेलियों के पास, अपने नाना नानी खाला खालू सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ना, इतनी ख़तरनाक, इतनी एनर्जेटिक आप सोच नहीं सकते हैं। आज की वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिसको लेके बहुत से बच्चे के ऊपर मवाखी चकराने लगती हैं। जैसे क्या कोई खतरनाक टॉपिक देख लो तो सर के ऊपर मवाखी चकराने लगती है ना, ये सर चकरा गया हमारा। इसी तरह का इस टॉपिक को लेके बच्चों के मन में काफ़ी डर रहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमको आपसे क्या चाहिए, बस एक प्यारा सा लाइक, और नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, तो प्लीज़ उसको दबा दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पे हर जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? डीएनए पैकेजिंग। आज का जो टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग, मतलब क्या है? जैसे कि इस हेडिंग से हम समझ रहे होंगे कि किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को पैकेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डीएनए को पैकेज कैसे किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम लोगों की बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल होती है, और सेल के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पुन्नी सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत लंबा डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज तो छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए रखा होता है वो बहुत ही लंबा होता है। अब बहुत ही लंबे साइज के डीएनए को रखने के लिए एक छोटे से स्पेस के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, डीएनए को प्रॉपर फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आप लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं। अरे आप लोग तो गरीब लोग हैं, आप लोग कहाँ ट्रिप पे जाते होंगे? आप लोग मोहल्ले की गलियों में घूमते होंगे, उसी को गोवा और उसी को नैनीताल समझ लेते होंगे। मजाक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जो कभी ट्रिप पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक छोटी सी बैग होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ की जो बैग होती है उसके अंदर प्रॉपरली अगर अच्छे से कपड़े तहा के रखे जाएँ सिस्टमेटिक तरीके से, तो लगभग 15-20 सूट आ जाते हैं। लेकिन क्या वही कपड़े अगर हम खूब उलझा के घुचड़ मुचड़ करके ऐसे ही बैग के अंदर डालें तो आ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग के अंदर 2-3 सूट आ पाएंगे बस। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रॉपर फोल्ड करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो वो कम जगह में आ जाती है, ठीक है। और जो थोड़ी सी जगह बची भी होती है बैग के अंदर, तो आप लोग उसके अंदर अपना लाली, लिपस्टिक, पाउडर, लिप बाम वगैरह ये सब चीज़ें रख देती हैं। हाँ, बात समझ रहे हैं ना आप? तो बात को शुरू करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। लेकिन उससे पहले बात आती है कि हम डीएनए को पैकेज ही क्यों करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सेल का साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, और सेल के साइज के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका साइज तो भाई साहब इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसका साइज जो होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर, और उसके अंदर जो डीएनए रखा जा रहा है वो होता है 2.2 मीटर। अब सोचिए 10⁻⁻6 मीटर, मतलब इतने से चुन्नी सा बड़ा न्यूक्लियस, उसके अंदर हमको ये जो डाटा केबल दिख रहा है इसको डीएनए समझिए। इतना बड़ा डीएनए अगर हमको रखना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर फोल्ड करेंगे ना। ये जो आपको हम थ्योरी बता रहे हैं इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यही थ्योरी अगर आप आसानी से समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे कि डीएनए को हम लपेटेंगे तो लपेटेंगे किस चीज़ के ऊपर। जैसे कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जब उड़ाते हैं तो धागा जो होता है वो तो 2-3 किलोमीटर तक आसमान में खुल जाता है, लेकिन क्या उसको हम ऐसे उलझा रखते हैं? उसको हम प्रॉपर चरखी के ऊपर लपेटते हैं ना। तो डीएनए की जो चरखी होती है वो कौन सी होती है? वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग टाइप की होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो ऑक्टामर बनाती हैं। 4 टाइप की प्रोटीन होती है 5 टाइप की है, लेकिन 4 टाइप की प्रोटीन ऑक्टामर बनाने में भाग लेती हैं, और एक टाइप की जो प्रोटीन है वो क्या करती है, इसको
जब डीएनए 1.75 राउंड ऑक्टामर के ऊपर लिपट जाता है तो इसको सील करने का काम करता है, उसको H1 प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक के अंदर एक प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं पॉलीअमीन्स, उन पे डीएनए प्रॉपर फोल्ड किया जाता है। जैसे कि ये हमारी चरखी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या होगा, ये हमारी जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन है, अब हमको इसके ऊपर डीएनए लपेटना है, तो कैसे लपेटेंगे, छोटी ही सी जगह में इसको प्रॉपर हम फोल्डिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मार्कर के ऊपर अपना डाटा केबल लपेट रहे हैं, ठीक है, मार्कर के ऊपर अपना डाटा केबल लपेट रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हमने लगभग 1 मीटर के डाटा केबल को 1 इंच की दूरी में प्रॉपर फोल्ड कर दिया। तो यही जो तरीका होता है यही डीएनए के अंदर भी होता है। डीएनए जो होता है बहुत ही लंबा होता है, लेकिन उसको प्रॉपर फोल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स की हेल्प से उसको बहुत ही छोटी सी जगह के अंदर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने अपनी हेडिंग लगा ली कि वाई नीड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि हम डीएनए को पैकेज ही क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं सभी लोग कि ह्यूमन सेल, कौन सी, ह्यूमन सेल, ह्यूमन, वो भी कौन से सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल होती है उसके अंदर कितना डीएनए पाया जाता है बताइए, 6.6 × 10⁹ BP ने बताया कि ह्यूमन सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना डीएनए पाया जाता है। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए जो है हमारे डिप्लॉयड सेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे BP दिख रहा है, इसको ब्लड प्रेशर ना समझिएगा, इसको समझिएगा बेस पेयर, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर इसको ब्लड प्रेशर समझ लिया आपने। तो अगर आपने ये टॉपिक्स, ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इससे पिछले सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, डीएनए को लेके, डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है, हर चीज़, ठीक है। तो इससे पहले वाली चीज़ें, इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखे हैं, इस टॉपिक को डायरेक्टली और पूरा ध्यान लगा के देख रहे हैं, तो सच बता रहे हैं, सच इतना डीपली आपको यूट्यूब पे तो कोई नहीं बताने वाला है, इतना हाई लेवल का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए पाया जाता है। अब ये 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी हो तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये 0.34 नैनोमीटर कहाँ से आ गया, तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा, उसके अंदर आपने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। अगर हम उस 0.34 नैनोमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पे निकल आएगी। तो 0.34 नैनोमीटर से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ डीएनए कितनी निकलेगी, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर यहाँ पे टोटल लेंथ निकल रही है। तो आपको हम समझाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी एक सेल हो गई, ठीक, दिस इज सेल, और सेल के अंदर क्या हो गया, ये प्यारा सा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो यहाँ पे डायमीटर है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारी है सेल, ये है हमारी सेल। और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻6 मीटर। अब उसके अंदर क्या करना है, 2.2 मीटर का डीएनए रखना है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए था उसको रखना है, 2.2 मीटर का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, बुद्धि से न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज ओनली 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक है। तो इसको रख देते हैं। यहाँ पे जो साइज ऑफ डीएनए है कितना है, साइज ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। यहाँ पे जो डीएनए का साइज है वो कितना है, 2.2 मीटर, और जो सेल का साइज है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर।
तो यही बात, इसीलिए क्या कहते हैं कि डीएनए को किस तरह से पैकेज किया जाता है, डीएनए की पैकेजिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है। क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, आपको लगभग 10वीं बार बता रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल छप जाए, बिल्कुल प्रिंट हो जाए, इसीलिए आपको बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, और बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर डीएनए जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपको यहीं पे एक फैक्ट की बात बताते हैं कि अगर हमारे शरीर का सारा डीएनए निकाल के उसको एक रस्सी की तरह बनाया जाए, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट है, अगर उसको एक रस्सी की तरह बनाया जाए तो अर्थ के पूरे कितने चक्कर लग सकते हैं, अर्थ के 3 राउंड लगा सकते हैं। अगर पूरी बॉडी के डीएनए को एक रस्सी की तरह बना दिया जाए तो अर्थ के पूरे 3 चक्कर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, ये कैसा प्रेजेंट होता है काहे के अंदर, हमारी सेल के अंदर। और हम जैसे कि जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करती है हमारी, अब बात करते हैं जब हमारी सेल डिवाइड करती है, तो जब कोई चीज़ डिवाइड करती है तो उसको साइंटिस्टों ने कई फेजेस के अंदर बांट दिया। फेजेस के अंदर कैसे बांट दिया, जब सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के और उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। इसी चेंजेस के बेस पर साइंटिस्टों ने सेल डिवीज़न को 4 फेजेस के अंदर बांट दिया, G1, G2, S एंड M। M फेज जो होता है, इसके अंदर जब डीएनए होता है, इस M फेज जो होता है, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है ये मोस्ट कंडेंस होता है, ठीक है। इसी फेज के अंदर सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि सेल साइकिल के अंदर जो हमारा डीएनए है ये कैसा कैसा पाया जा रहा है, मतलब कौन सी फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जा रहा है, क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जा रहा है, या केवल डीएनए की फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो बनाते हैं यहाँ पे हम सेल साइकिल, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई तुम्हारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट सर्कल बनाता है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल साइकिल, ठीक है। इसके अंदर हम बना लेंगे 4 फेज, ठीक है। एक M फेज, ये हो गया M फेज, ये हो गया हमारा G1, ये हो गया S और ये हो गया हमारा G2, ठीक है। M फेज इसको बोलते हैं M फेज। सेल इसके अंदर ही डिवाइड करती है M फेज के अंदर, ठीक है। और M फेज को छोड़ के G1 से लेके G2 तक, G1 प्लस G2 प्लस S, इन तीनों फेजेस को मिला के क्या बोलते हैं, इन तीनों फेज को बुला के बोलते हैं इंटरफेज। इन तीनों फेज को मिलाकर बोलते हैं क्या, इंटरफेज। अब बात करते हैं कि G1 फेज के अंदर जो हमारा डीएनए पाया जाता है वो किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, क्या वो क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाता है, क्या वो क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ डीएनए और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के अंतर जो है, जो डिफरेंस है उसको समझा दें। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये रहती है, जैसे कि हम क्रोमेटिन बोले तो जाएं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्रोमेटिन क्या है, डीएनए क्या है या क्रोमोसोम क्या है, तब तो आपके सब ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये वाला लिख लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं हम गायब, ये तो हो गया हमारा गायब। ठीक है भाई साहब, ये हो गया हमारा गायब। अब बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ओपन फॉर्म, ठीक है। जो बिल्कुल कंडेंस नहीं है, ये ओपन फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई डीएनए। क्या हो गई, डीएनए, दिस इज डीएनए। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा कंडेंस करते हैं, ठीक है। अब इस कंडेंस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन, ठीक है। हालांकि है ये भी क्रोमेटिन, लेकिन क्रोमेटिन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। जो लेस कंडेंस होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और जो मोर कंडेंस होता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो सबसे ज़्यादा कंडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और कंडेंस कर देते हैं, ये जो डीएनए हमारा है इसको थोड़ा और कंडेंस कर देते हैं, और ये वाली लास्ट वाली स्टेज
ये जो आपको यहाँ पे एक्स टाइप दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम। और ये क्या है? ये है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, ये हमारा है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अंतर समझ चुके होंगे। जो हमारा डीएनए होता है, अगर जो डीएनए है ये ओपन फॉर्म है, मतलब जरा भी कंडेंस नहीं है, तो ये क्या है? ये डीएनए है। लेकिन जब इसको हम कंडेंस कर देते हैं थोड़ा, तो वो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन भी दो टाइप का होता है, जो लेस कंडेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा आप हल्का कंडेंसेशन देख रहे होंगे डीएनए की, तो इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जब उसी डीएनए को हम ज्यादा कंडेंस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और जब डीएनए को सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन कर देते हैं, डीएनए को बहुत ही ज़्यादा लपेट के बहुत ही कम स्पेस में कर देते हैं, तो उसको फाइनली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन अलग अलग बात नहीं है, इसको दोनों को हम क्रोमेटिन ही बोलते हैं। लेकिन जो यूक्रोमेटिन होता है ये थोड़ा लेस कंडेंस होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है थोड़ा मोर कंडेंस होता है, और जो सबसे ज़्यादा कंडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो आई होप यहाँ तक आप डीएनए, क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और क्रोमोसोम, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो जान चुके होंगे। अब आपको सेल साइकिल के अंदर डीएनए कौन से फेज में, कौन सी फॉर्म के अंदर पाया जाता है, वो आपको आसानी समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं G1 फेज के अंदर। G1 फेज के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन G1 फेज के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। एस फेज के अंदर जहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वहां पे भी जो डीएनए है वो भी क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। G2 फेज के अंदर भी डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। क्रोमेटिन, ठीक है। लेकिन एम फेज के अंदर क्या होना है? एम फेज के अंदर सेल को डिवाइड करना है, तो सेल के डिवीजन के लिए यहाँ पे एम फेज के अंदर क्या होना है? एम फेज के अंदर सेल को डिवाइड करना है, तो एम फेज के अंदर एम फेज के अंदर डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं होगा। एम फेज के अंदर जो डीएनए होगा वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म के अंदर होगा? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक जो बेसिक डिटेल थी पैकेजिंग की वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं इसके बिल्कुल कोर टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने डीएनए को कंडेंस ही कर लिया। जैसे कि मान लीजिए हमने 2.2 मीटर के डीएनए को क्या किया? 10⁻⁻⁶ न्यूक्लियस का जो साइज है उसके अंदर कंडेंस कर लिया। लेकिन क्या हमको डीएनए को खोलना नहीं पड़ता है, ओपन करना नहीं पड़ता है? बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझने वाली ये बात है। जैसे कि आप लोग कभी कपड़े के दुकान पे साड़ी लेने जाते हैं, तो उस दुकान का जो साइज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? एक कमरे के साइज की दुकान होती है, लेकिन उस दुकान के अंदर लगभग हजारों मीटर कपड़ा रखा होता है। तो उस कपड़े को किस तरह रखा जाता है? उस कपड़े को रोल के ऊपर प्रॉपर, जैसे कि 1 मीटर का डाटा केबल हमारा है, ठीक है, इसको आप डीएनए समझिए और इसको समझिए हिस्टोन प्रोटीन। तो हमको 1 मीटर के डीएनए को थोड़े से स्पेस में रखना होगा, तो इसको प्रॉपर कुछ इस तरह से हम क्या कर देंगे? इसको लपेट देंगे। इसी तरह क्या होता है कि कपड़े की दुकान पर जब आप साड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी दुकान तो छोटे साइज की होती है, लेकिन उसकी दुकान के अंदर देखा जाए तो हजारों मीटर कपड़ा होता है। क्या वो सारा कपड़ा, ठीक है, एक ही साथ खोल देता है? नहीं ना, ठीक है। वो क्या करता है? साड़ी का एक पार्ट खोलता है, जब आप वो देख लेती हैं तो वो पार्ट बंद कर देता है, तो दूसरा पार्ट खोलता है। जब आप दूसरा पार्ट देख लेती हैं तो क्या करता है? दूसरा पार्ट बंद कर देता है, तीसरा पार्ट खोलता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा कपड़ा एक ही बार में वो खोल दे। अगर एक ही बार में कपड़ा खोल देगा तो पूरी मार्केट के अंदर साड़ी नजर आएगी ना, रोड के ऊपर भी साड़ी पड़ी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या करेगा कि एक पार्ट खोलेगा, आप उसको देख लेंगे, उसको बंद कर देगा, तो दूसरा पार्ट खोलेगा। जब दूसरा पार्ट देख लेंगे तो वो फिर बंद कर देगा, तीसरा पार्ट खोलेगा, ठीक है। आप महिलाएं लोग हैं तो आप समझ सकती हैं कि अगर आप एक साड़ी लेने जाती हैं तो पूरी की पूरी दुकान उलझवा देती है ना। सारी मजाक कर रहा था। तो ऐसे ही क्या डीएनए को हम
एक ही साथ जो 2.2 मीटर के डीएनए है, क्या उसको एक ही साथ हम खोल सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है जनाब, असंभव। पूरे डीएनए को एक साथ हम खोल ही नहीं सकते हैं। और हम भी जानते हैं कि जो डीएनए होता है हमारा पूरा कोडिंग थोड़ी होता है, कुछ कोडिंग वाला पार्ट होता है और कुछ नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है। तो कोडिंग वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है या वहाँ पे रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोड प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पे कोड प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं या तो नॉन फंक्शनल डीएनए या उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। तो क्या होता है कि जहाँ पे डीएनए को खोलने की ज़रूरत होती है तो हम पूरा एक ही साथ नहीं खोलते हैं। जैसे कि डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको हम कुछ फील करके दिखाते हैं। ये जो हमारा डीएनए दिख रहा है, इस हाथ को डीएनए समझिए, ठीक है, ये डीएनए है लगभग आधा मीटर लंबा का, ठीक है। अगर हमको इसको पूरा एक ही साथ खोलना हो, ये खोलना असंभव है। लेकिन अगर हमको इसको थोड़ा सा पार्ट खोलना है, जैसे कि मान लीजिए हमारी हथेली के पास क्या होना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, तो सिर्फ हथेली के पास का जो डीएनए है वो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन पीछे वाला जो अभी देख रहे हैं वो बंद है, लेकिन यहाँ पास वाला डीएनए खुल गया। फिर जब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये डीएनए बंद हो जाएगा हमारा। फिर क्या होगा, हमारा पीछे का भी डीएनए खुल सकता है। ये हमारा हाथ है, इसको अज्यूम करें कि ये डीएनए है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सिस्टम होता है। जैसे कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, उसको हम एक ही साथ नहीं खोल सकते हैं, केवल उसी पार्ट को खोलते हैं जहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन या जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा 2 इंच पार्ट खोला, वहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया, फिर उस 2 इंच के पार्ट वाले को बंद कर दिया, फिर अगले पार्ट को खोला, ठीक है, जब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कर दिया फिर उसको बंद कर दिया। तो इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि जैसे कि ये हमारा डीएनए है, ये क्रोमेटिन है और ये क्रोमोसोम है। क्या है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, और ये क्या है, क्रोमेटिन। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है, ये है क्रोमेटिन। और ये क्या हमारा है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कम ही स्पेस में तो रखते जा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम डीएनए को धीरे धीरे कंडेंस करके कम स्पेस में कर रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ स्टोरेज इन लेस स्पेस। लेकिन क्या हम डीएनए को खोलते भी हैं, और डीएनए को खोलते हैं तो खोलते कब हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। हम डीएनए को खोलते कब हैं, जब हमको, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमेटिन है, ठीक। क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है। मान लीजिए ये हमारा H है, H का मतलब HC यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हेट्रोक्रोमेटिन, HC का मतलब, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो पूरा लिख नहीं सकते हैं। और ये हमारा हो गया यूट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। अब बात करते हैं कि कौन से डीएनए को आसानी से खोला जा सकता है, किसका हमको आसानी से ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि हम क्रोमोसोम को आसानी से खोल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हेट्रोक्रोमेटिन को आसानी से खोल सकते हैं? नहीं, बहुत ही मुश्किल होगा, आपको लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे इसको खोलने के लिए। लेकिन जो यूक्रोमेटिन होता है इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। तो सबसे जल्दी यूक्रोमेटिन को आसानी से खोला जा सकता है। और खोला कब जाता है, जब हमको डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन कराना होता है, रेप्लिकेशन कराना होता है, या तो हमको ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है। ट्रांसक्रिप्शन, जब हमको रेप्लिकेशन कराना होता है या तो जब हमको ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है, तब डीएनए को क्या करते हैं, खोलते हैं। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन से फेज के अंदर होता है, G1 फेज के अंदर। और जो हमारा रेप्लिकेशन होता है कौन से फेज के अंदर होता है, S फेज के अंदर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये कब होता है, G1 फेज में, G1 फेज में। और ये कौन से फेज में होता है, S फेज के अंदर। ये G1 और S लिखा है, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो S फेज, G1 फेज और G2 फेज, ये जो फेजेस होते हैं इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर हम बात करें कि सेल क्या करती है, सेल करती है खुद को प्रिपेयर काहे के लिए, डिवाइड होने के लिए, और M फेज के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पसीना बहुत आ गया, पोंछ ले। M फेज के अंदर हमने क्या बताया था, ये हमारी हो गई सेल, ठीक है, और सेल के अंदर ये होगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो साइज था वो कितना था, 10⁻⁻⁶ मीटर,
ठीक है। और जो डीएनए का इसके अंदर ये जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए पड़ा है क्रोमेटिन फॉर्म में, उसका साइज कितना था 2.2 मीटर डीएनए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको शायद लिखने से बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जो थ्योरी थी हमने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग के अंदर सेट कर दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने किया, हमने क्या किया, डीएनए kept in form of chromatin ठीक है, ठीक है। काहे के अंदर रखते हैं फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन? इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज कितना है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। डीएनए को रखते हैं हम काहे के अंदर, फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन में, ठीक है। डीएनए को रखते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अगली लाइन क्या है कि डीएनए को ओपन कब करते हैं? डीएनए जैसे कि अगर हम इस फॉर्म के अंदर जा रहे हैं, स्टोरेज इन लेस स्पेस रख रहे हैं, जब डीएनए कंडेंसेशन करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रख रहे हैं, लेकिन हम डीएनए को ओपन कब करते हैं? अगर इसके अपोजिट फॉर्म में आए, जब डीएनए की जैसे कि ओपनिंग हो रही है, जैसे कि हेटेरो यूक्रोमेटिन को हम खोल के उसका ट्रांसक्रिप्शन या उसका रेप्लिकेशन करा रहे हैं, तो ये कब होता है? तो उसको भी लिख लेते हैं। डीएनए को ओपन कब करते हैं? डीएनए फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, डीएनए ओपन, यहां पे से लिख देते हैं डीएनए ओपन ड्यूरिंग कब? जब क्या होना होता है? जब रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन जब होना होता है तब डीएनए ओपन होता है। अब जो थर्ड बात हमने बताई थी, क्या डीएनए को पूरा एक ही साथ में खोला जा सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। तो उसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ, ऑल डीएनए क्रोमेटिन नॉट पॉसिबल, not possible of DNA completely, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बातें बताई वो तीनों समझा दी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएनए केप्ट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इन लेस स्पेस इन न्यूक्लियस, जिसका साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर। अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डीएनए का कंडेंसेशन करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब डीएनए को जब ओपन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, डीएनए को ओपन कब करते हैं? जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए का रेप्लिकेशन कराना होता है। रेप्लिकेशन हम कौन से फेज के अंदर कराते हैं? रेप्लिकेशन कराते हैं एस फेज के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं जी1 फेज के अंदर, ठीक है। जब खुद को सेल प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और थर्ड बात हमने क्या बताई, जैसे कि हम एक साड़ी के बंडल को एक ही साथ पूरा नहीं खोल सकते, इसी तरह हम डीएनए को पूरा एक साथ खोलना, कंप्लीट डीएनए को एक साथ खोलना असंभव है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है और जो डीएनए का साइज है 2.2 मीटर का है। तो इसीलिए हम थोड़े से डीएनए खोलते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर अगले डीएनए को खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा आर डीएनए क्रोमेटिन नॉट पॉसिबल इन फॉर्म ऑफ डीएनए कंप्लीटली। यहाँ पे ओपन इन लिखा है, ठीक है, ओपन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि डीएनए की जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे होती है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जो डीएनए की पैकेजिंग है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो लेकिन आज हम केवल प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करेंगे। गाइस अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। काहे की पैकेजिंग की इन प्रोकैरियोट, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पैकेजिंग होती है? अब इसका भी रीज़न है। जैसे कि आपके मन में ख्याल आ सकता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है तो पैकेजिंग की क्या ज़रूरत, ठीक है। वहाँ भी ज़रूरत होती है मेरे लाल, मेरे बच्चा, मेरे नीले पीले हरे,
ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत होती है। अब उसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे कि जो सेल का साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो कम होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी बिखरा पड़ा रहता है। काफ़ी बिखरा पड़ा रहता है मतलब है अगर उसको हमने प्रॉपर फोल्ड ना किया, ठीक है, जैसे कि अगर जो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए को प्रॉपर फोल्ड ना किया गया हो तो क्या होगा, वो भी काफ़ी दिक्कत पैदा करेगा, उस सेल के अंदर प्रॉपर डीएनए आ नहीं पाएगा, ठीक है। जो लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे अपना प्यारा प्रोकैरियोटिक ई कोलाई की, ठीक है। ई कोलाई का साइज कितना होता है, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक, लेकिन उसके अंदर भी जो डीएनए पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अगर उसको हम 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 1.36 mm का डीएनए आएगा। जब 1.36 mm का डीएनए आएगा, मिलीमीटर का डीएनए आएगा, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फोल्ड करना पड़ेगा और उस साइटोप्लाज्म के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना प्यारा ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका साइज कितना है, ये जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसका साइज कितना है, 2 से 5 माइक्रोमीटर। 2 से 5 माइक्रोमीटर जो है ये ई कोलाई का साइज है। और ई कोलाई के अंदर डीएनए कितना पाया जाता है, ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पाया जाता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 nm से तो अप्रॉक्स जो डीएनए है कितना निकल के आता है, 1.36 mm, ठीक है। अब 1.36 mm डीएनए को हमें एक छोटी सी सेल के अंदर रखना है, हालांकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको प्रॉपर फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इन प्रोकैरियोटिक also need packaging of DNA. आल्सो नीड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके अंदर ही प्रोकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए को पैकेजिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्यों ज़रूरत होती है, वाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम वाई ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो सेल का साइज होता है, ई कोलाई का जो साइज है, ई कोलाई का जो साइज है वो कितना है, ये ई कोलाई है, इसका जो साइज है 2.2 से 5 माइक्रोमीटर तक। एंड इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए साइज ऑफ ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसका साइज कितना है, 1.36 mm। अगर इसको हम प्रॉपर फोल्ड नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से बिखरा पड़े रहेगा और मुश्किल भी होगा ये कि उस सेल के अंदर आ पाएगा, मुश्किल ही होगा कि अगर आ जाए, आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो 1.36 mm 1.36 mm के डीएनए को क्या करेंगे हम, 2 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर की सेल के अंदर प्रॉपर फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। उन हिस्टोन प्रोटीन को क्या करते हैं, ऑक्टामर बना देते हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन क्या करती हैं, आपस में मिलकर ऑक्टामर बना लेती हैं। अब ऑक्टामर बनने के बाद उन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वो बेसिक प्रोटीन होती है, ठीक है, बेसिक प्रोटीन होती है, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होते हैं। उन्हीं NH2 ग्रुप से उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज वाले को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और हिस्टोन के अंदर पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आता है, क्योंकि हिस्टोन के अंदर
एक अमीनो एसिड पाई जाती है, कौन अमीनो एसिड, वो होती है HLA, ठीक है, HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। और इन तीनों में से ज़्यादा मात्रा के अंदर हिस्टोन के अंदर पाई जाती हैं। जब ये दोनों प्रोटीन ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती हैं तो उनके हिस्टोन के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो ये आसानी से क्या करती हैं, निगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर फोल्ड कर लेती हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और इनको लपेटने वाला जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि पतंग, अगर हम जो पतंग जिससे उड़ा रहे हैं, जो डोर है हमारी, वो उस पर अगर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए और जो हमारी चरखी है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए तो चरखी के ऊपर धागा बहुत ही आसानी से लपेट जाएगा। जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये धागा है, ठीक है, जैसे कि ये डीएनए है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये क्या है, ये है बेसिक प्रोटीन, इसको जैसे कि मान लीजिए हमने इसको मान लिया ये है हमारी हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज वाले को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा और आसानी से बढ़िया से चिपका के खुद से क्या करेगा, फोल्ड कर देगा। तो इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी कुछ निगेटिव प्रोटीन्स, कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इतना डीप बताएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन पॉजिटिव प्रोटीन्स का नाम होता है पॉलीअमीन्स। उन पॉलीअमीन्स के कारण क्या होता है, डीएनए एक बड़े बड़े लूप बना लेता है, ठीक है, और बड़े बड़े लूप की फॉर्म में न्यूक्लियाइड बना लेता है। चूंकि प्रॉपर प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, जहाँ पे डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा प्रोकैरियोटिक आल्सो नीड पैकेजिंग ऑफ डीएनए बिकॉज, रीजन क्या है, unless it scattered in cytoplasm, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वरना बिखरा पड़े रहेगा। अब क्या करते हैं हम, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के पास कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो आसानी से आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक वाली लाइन अलग अलग है, काफ़ी घसड़ मचड़ हो गया, ठीक है। हमने बताया कि इन प्रोकैरियोटिक आल्सो नीड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। रीज़न क्या है, वाई यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि ई कोलाई का जो साइज होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है और जो साइज ऑफ ई कोलाई डीएनए का है, साइज ऑफ ई कोलाई डीएनए, जो ई कोलाई डीएनए का साइज है वो कितना है, 1.36 mm, ठीक है। तो इसको पैक करने के लिए कुछ पॉजिटिव प्रोटीन की जरूरत होती है। उन पॉजिटिव प्रोटीन को क्या कहते हैं, उन पॉजिटिव प्रोटीन्स का क्या नाम है, उन पॉजिटिव प्रोटीन का नाम है पॉलीअमीन्स, पॉलीअमाइंस, ठीक है। इन पॉलीअमीन्स के ये कैसी है, पॉजिटिव प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, या इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कैसा चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हम सभी जानते हैं वो डीएनए हमारा यूकैरियोटिक सेल का हो या प्रोकैरियोटिक सेल का हो, सभी डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। तो निगेटिव डीएनए पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन के ऊपर आसानी से क्या करता है, आसानी से फोल्ड हो जाता है और आसानी से उसकी पैकेजिंग की जा सकती है। आपको बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, ठीक है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, हमारी छोटी छोटी जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, बेसिक प्रोटीन, बेसिक, ये क्या है, ये है बेसिक प्रोटीन। ये जो ब्लैक ब्लॉक आपको यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, ये बेसिक प्रोटीन है। अब क्या होगा, इसके ऊपर डीएनए बड़े बड़े लूप बना लेगा, ठीक है। मतलब वैसे तो अगर ये प्रोटीन ना होती तो ये पूरी सेल के अंदर बिखरा रहता, लेकिन अब क्या होगा, प्रॉपर थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। अब क्या करेगा, इसके ऊपर डीएनए बड़े बड़े लूप बनाने वाला है। डीएनए ये बड़े बड़े लूप बना रहा है, ये डीएनए बड़े बड़े लूप बना रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे हम, डीएनए इस पैकेज with the help of
बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, ठीक है, बेसिक प्रोटीन। यहां पे डीएनए क्या कर रहा है? डीएनए फॉर्म लार्ज लूप, यहां पे डीएनए बड़े बड़े लूप बना रहा है, और जब ये बड़े बड़े लूप बना रहा है तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। अब यहां तक आप समझ चुके होंगे कि कुछ बेसिक प्रोटीन भी होती है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उन प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर क्या होता है? डीएनए लिपट जाता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, बड़े बड़े लूप बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है। डीएनए इज पैकेज विद हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन, डीएनए फॉर्म लार्ज लूप। जो ये लार्ज लूप बना रहा है तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो जो पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक के अंदर थी वो हमने यहाँ तक खत्म कर ली है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग है वो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आप बताइए, ठीक है। तो कुछ बेसिक डाटा है वो आपको अभी बता दे रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो डीएनए की पैकेजिंग है यूकैरियोटिक के अंदर वो पूरी समझ में आने वाली है, पूरी बताने वाले हैं बहुत ही गजब तरीके से। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डाटा है जो आपको लगभग डायरेक्टली याद रखना है। उसके पीछे याद रखने का रीज़न ये है, जैसे कि आपको रीज़न को पूछ ले कि डीएनए को पैक क्यों करते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर पैक क्यों करते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर पैक क्यों करते हैं, तो उस डाटा को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। और एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्टली वो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं कि ह्यूमन हैप्लॉइड सेल के अंदर डीएनए कितना होता है? ह्यूमन हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड का मतलब है, ठीक है, कितना डीएनए? 3.3 एंटी 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से, nm से, ठीक है, तो कितना डीएनए बनेगा? 1.1 मीटर, 1.1 मीटर बन रहा है डीएनए, ठीक है। अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें, डिप्लॉयड की बात करें मतलब 2n, यहाँ पे केवल n था, यहाँ पे 2n। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड हमने पिछले लेक्चर में इतना गजब तरीके से बताया था कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड चीज़ें ना समझ में आती हो तो आई रिक्वेस्ट आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना डीएनए पाया जाता है? अगर इसमें 3.3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर पाया जाता है, तो इसके अंदर ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर इंटू 0.34 nm इज इक्वल टू 2.2 मीटर डीएनए, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही थी? ये हो रही थी ह्यूमन सेल की, ये बात हो रही थी ह्यूमन सेल की। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट की, मतलब ई कोलाई की। तो ई कोलाई के अंदर कितना डीएनए पाया जा रहा था? 4.6 × 10 की पावर 6 बेस पेयर, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 नैनोमीटर से तो कितना डीएनए आता है? 1.36 mm, ठीक है। तो ये जो बेसिक डाटा है आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो बेसिक डाटा है आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि कितना डीएनए यूकैरियोटिक की हैप्लॉइड सेल के अंदर, यूकैरियोटिक की डिप्लॉयड सेल के अंदर पाया जाता है और कितना डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो हमने आपको डाटा दिया ये बहुत ही गजब का और बहुत ही प्योर और बहुत ही हाई लेवल का डाटा था। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया है तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है और जो डीएनए की पैकेजिंग का बेसिक सिस्टम है वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल के, पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।